So let's start with the sophist. Here I am referring to another source for sophist. मैं sophist का दूसरा source यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस source से यानी कि मैं WT स्टेस को रेफ़र कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि इनसे सोफिस्ट को पढ़ना थोड़ा ज़्यादा ईजी और बेहतर तरीके से समझ आएगा एज़ कम्पेयर टू कंपेनियन टू एंशियंट फिलोसफी। तो ग्रीक फ़िलॉसफ़ी का जो पहला पीरियड है वो एनेक्सेगोरस के साथ ख़त्म हो जाता है। सो हम डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रीक फ़िलॉसफ़ी जो है वो 3 पीरियड्स में हम उसको तोड़ सकते हैं। पहले पीरियड में आ जाते हैं थेलीज़, एनाक्सिमेंडर, एनाक्सिमीन्स, जो एंशिएंट ग्रीक फ़िलॉसफ़र्स हैं। अब सेकंड पीरियड जो हमारा आ जाता है वो है सोफ़िस्ट का आ जाता है। ओके। सो जो फर्स्ट पीरियड ऑफ फिलोसफी था जिसमें हम थेलीज, एनाक्सिमेंडर, एनाक्सिमीन, एनाक्सागोरस इनकी बातें करते हैं, ये लोग फोकस करते हैं टू द प्रॉब्लम ऑफ द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड, द एक्सप्लेनेशन ऑफ द बीइंग एंड बिकमिंग ऑफ नेचर। तो यानी कि बीइंग बिकमिंग हमने देखा कि कैसे पामेनाइड्स बातें करते हैं, ऑल ऑफ दीज पीपल, हेराक्लाइटिस किस तरीके से बात कैसे दे टॉक अबाउट द नेचर, दे टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड, कि कैसे वर्ल्ड ओरिजिनेट हुआ, बीइंग और बिकमिंग यानी कि मैन एंड ऑल दैट, उसमें क्या डिफरेंस है गॉड में। नाउ द सेकेंड पीरियड दैट स्टार्ट्स विद सोफिस्ट समवेयर विद द प्रॉब्लम ऑफ द पोजिशन ऑफ मैन इन द यूनिवर्स। तो अभी तक हमने जो फर्स्ट पीरियड ऑफ ग्रीक फिलोसफी पढ़ा उसमें मैन के ऊपर इतना एम्फेसाइज या फोकस नहीं था, वो यूनिवर्स या नेचर इन जनरल की बात कर रहे हैं। सोफिस्ट जो है वो डाइवर्ट कर देते हैं द अटेंशन टूवर्ड्स द सेल्फ, द अटेंशन टूवर्ड्स द मैन, कि व्हाट इज़ द मैन इन द यूनिवर्स। तो जो भी पहले के फिलोसोफर्स, जैसे हमने बात की पार्मेनाइड्स, हेराक्लाइटिस वगैरह, इनकी टीचिंग जो थी वो कॉस्मोलॉजिकल थी। यूनिवर्स एंड इट्स एग्जिस्टेंस एंड द सन, मून, स्टार्स, कैसे हाउ द वर्ल्ड केम इन टू बींग, हाउ वॉट इज वॉज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एवरीथिंग, उसके ऊपर फोकस करता था। नाउ सोफिस्ट में दीज टू मोड्स ऑफ थॉट केम टुगेदर, द मोड ऑफ द यूनिवर्स एंड द मोड ऑफ द मैन, द थॉट ऑफ द यूनिवर्स एंड द थॉट ऑफ द मैन, दीज टू केम टुगेदर. The problem of the mind and the problem of nature are ordinated as factors of the great universal all embracing world systems of Plato and Aristotle. So सेकेंड पीरियड जिसमें मेन फोकस बहुत ज़्यादा प्लेटो का रहता है, यानी कि देखिए सोफिस्ट भी रहते हैं, सोक्रेटिस भी रहता है, लेकिन प्लेटो इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स in the Western and Greek philosophy. So it is not possible to understand the activities and the teachings of the sophists without some knowledge of the. तो देखिए अब जो सोफिस्ट है, they started teaching in a slightly different, in a slightly certain way. सोफिस्ट की हम कह सकते हैं एज सच एक पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ थॉट, एक पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ फिलोसफी इतनी नहीं थी, बट दे यूज टू चार्ज फॉर वट एवर दे यूज टू टीच। और ये एक रीज़न था कि सोक्रेटिस वॉज वेरी वेरी मच अगेंस्ट दी सोफिस्ट, बिकॉज सोफिस्ट क्या करते थे कि दे काइंड ऑफ टर्न्ड इट इनटू अ प्रोफेशन. द सोफिस्ट वुड चार्ज फॉर वट एवर विजडम दे आर imparting. तो सोफिस्ट को या सोफिस्ट क्या करते थे उसको समझने के लिए हमें एक कहीं ना कहीं बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है कि उस समय पर ग्रीस का क्या बैकग्राउंड था. अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब हम बात करते हैं कि ये ग्रीक फिलोसोफर्स है, तो इट्स नॉट रियली नेसेसरी कि वो बिल्कुल ग्रीक में ही लाइक करते. देखिए उस समय जो था, द मैप एंड द एरिया वॉज नॉट वेरी क्लियरली डिफाइंड, बाउंड्रीज बहुत क्लियरली डिफाइंड नहीं थे. तो सब एशिया माइनर के भी कुछ कुछ पोर्ट्स जो है वो ग्रीस में आ जाते थे. तो इस तरीके से एक एक जनरल वे में वी टॉक अबाउट ग्रीस, वी टॉक अबाउट द एरिया, द पर्टिकुलर एरिया. So the ancient Greece was never a single nation under a single government. Every city, almost every hamlet was an independent state governed by its own law. Some of the states were so small that they comprised merely a handful of citizens. तो उस समय क्या होता था, देखिए ग्रीस में ना कोई भी एक पर्टिकुलर बड़ा सा एम्पायर या वो नहीं था, छोटे 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 स्टेट्स थे, और वो सभी स्टेट्स जो है वो इंडिपेंडेंटली रन हो रही, काइंड ऑफ लाइक द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया के जैसे हम कह सकते हैं. अब कई जगहों पर कई सिटीज़ या स्टेट्स तो इतने छोटे थे कि कुछ हैंडफुल ऑफ सिटीजन्स थे वहाँ पे, दे वर नॉट इवन दैट मैनी सिटीजन्स. तो उनका फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी वॉज क्वाइट डिफरेंट बिकॉज दे डिड नॉट हैव रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म. उनके उसमें रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म होता ही नहीं था डेमोक्रेसी में. एक भी कोई भी बिल होता था, लॉ होता था, जिस भी तरीके से हम उसको बोल सकते हैं, रूल होता था, उसके ऊपर सभी सिटीजन्स डायरेक्टली वोट करते थे. आज के केस में हमारी डेमोक्रेसी इज़ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहाँ पर हम कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स चुन रहे हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे बिहाफ पे उस बिल या लॉ के लिए वोट करते हैं. तो हमारा डायरेक्ट से नहीं होता है उसमें. व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम इन ग्रीस वाज कि हर सिटीजन
देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, देयर वॉज नो नेसेसिटी फॉर प्रेजेंटेशन, कॉन्सिक्वेंटली इन ग्रीस एवरी सिटीजन वॉज हिमसेल्फ अ पॉलिटिशियन एंड अ लेजिस्लेटर। एवरी सिटीजन, मान लीजिए कोई एक सिटीजन है, वो अपने आप से कोई भी लॉ या बिल लेकर आ गया, उसने प्रेजेंट किया, एक मीटिंग हो रही है, डिस्कशन हो रही है, उस मीटिंग डिस्कशन में एवरी सिटीजन इज प्रेजेंट, जो जो एलिजिबल है टू गिव एन ओपिनियन, गिव अ वोट। तो हर कोई एक सिटीजन प्रेजेंट है और उन सिटीजन्स ने अपने हिसाब से उसमें वोटिंग कर दिया, अपने हिसाब से अग्रीमेंट कर लिया कि ओके दिस इज़ द लॉ, जिसको मेजॉरिटी का अग्रीमेंट मिला, एंड दिस हैज़ बीन पास्ड एज अ लॉ। तो एवरी सिंगल सिटीजन वाज टेकिंग पार्ट। हर सिटीजन एक पॉलिटिशियन भी था, हर सिटीजन एक लेजिस्लेचर भी था। This was the kind that was happening in Greece. Men forgot in these circumstances, partisan feeling ran to extravagant length. Men forgot the interest of the state in the interest of party, and this ended in men forgetting the interest of their party in their own interest. Greed, ambition, grabbing. तो एक तरीके से ये टाइम था जब ग्रीस में रिलीजन डिके हो रहा था, मॉरल्स डिके हो रही थी, मोरालिटी कहीं ना कहीं, हम देखिए, इट्स नॉट दैट जब हम बात करते हैं तो पूरे के पूरे पीरियड में बिल्कुल 0% पे कोई भी चीज़ पहुंच गई। हम जब बोलते हैं कि रिलीजन टेक हो रहा था तो 0% पे पहुंच गया, नो। बट एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस टाइम्स और एज़ कम्पेयर टू द लेटर टाइम्स, उस पर्टिकुलर मोमेंट में कहीं ना कहीं रिलीजन जो था वो कम इफेक्ट में आ रहा था। बिलीफ इन गॉड्स वॉज ऑलमोस्ट डिस्क्रेडिटेड। और ये कहीं ना कहीं था ग्रीक रिलीजन के मॉरल वर्थलेसनेस की वजह से भी, क्योंकि ग्रीक रिलीजन जो था उसमें लोगों ने देखने लगा था कि उसमें मोरालिटी का इतना पार्ट नहीं है जितना होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ग्रीक रिलीजन के अपने खुद के शॉर्ट कमिंग्स बाहर निकल के आ रहे थे कि वो मॉरली इतना वर्थ नहीं है, वर्दी नहीं है कि वो सिटीजन्स को मॉरली गाइड कर सकें। A very big and particular reason why religion is so widely practiced in India is this, कि रिलीजन्स जो भी हमारे इंडिया में वो मॉरली हमें एक रास्ते पर देते हैं। तो कहीं ना कहीं रिलीजन का बहुत इफेक्ट है, बिकॉज पीपल जेन्युइनली बिलीव कि दिस रिलीजन इज सपोज टू बी गुड बिकॉज इट इज़ मॉरली गाइडिंग अस। तो कहीं ना कहीं ग्रीस के जो माइथोलॉजी थी, आई मीन नॉट माइथोलॉजी, बट जो रिलीजन था वो डिके में था। सो पीपल वे लाइक ग्रीडी, सेल्फिश, एक तरीके से एक सिस्टम का, मॉरल सिस्टम का ब्रेकडाउन हम कह सकते हैं जनरलाइज करके इस पीरियड में। द कोलैप्स ऑफ रिलीजन वॉज ड्यू टू द एडवांस ऑफ साइंस एंड फिलोसफी। तो एक रीज़न तो उसकी खुद की मॉरल वर्थनेस थी, लेकिन एक रीज़न था कि खुद उस रिलीजन के अगेंस्ट साइंस और फिलोसफी का बर्थ हो रहा। अब हम आगे पढ़ेंगे कि सोक्रेटिस था और भी पुराने फिलोसोफर्स थे, फर्स्ट पीरियड के फिलोसोफर्स भी थे, आगे आने वाले फिलोसोफर्स भी उनके, सोक्रेटिस हो गए, प्लेटो हो गए, दे वुड सोक्रेटिस वुड स्पेशली डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। सो नॉट गॉड एज सच। अब देखिए वो भी अगेन वेरी डिस्प्यूटेड कि जो वो किस तरीके से गॉड को डिनाई करते हैं। गॉड की कोई, कुछ लोगों का कहना है वो गॉड की ह्यूमन फॉर्म को डिनाई करते हैं कि इफ गॉड इज़ द अल्टीमेट बीइंग एंड एवरीथिंग, हाउ कैन ही और शी हैज़ अ ह्यूमन फॉर्म एंड ऑल दैट स्टफ। सो कहीं ना कहीं लेकिन हम देखेंगे कि एक डिनाइल था अगेंस्ट द रिलीजन। अब जैसे पामेनाइट्स भी जो थे, ही वॉज टॉकिंग अबाउट अ बीइंग, एन एटर्नल बीइंग, सो इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम द रिलीजन ऑफ क्रिश्चियनिटी। अगर हम क्रिश्चियनिटी रिलीजन के गॉड को देखेंगे और पार्मेनाइट्स के बीइंग के साथ कंपेयर करेंगे, सो दे टू आर वेरी वेरी डिफरेंट। तो एक कहीं ना कहीं डेके होते जा रहा था। यूनिवर्सल टेंडेंसी ऑफ साइंस के एडवेंट तो था ही, जो जिस वजह से रिलीजन टेके हुआ। वन ऑफ द रीजंस बाय इट इज़ स्पेकुलेटेड कि साइंस के रीज़न की वजह से ही इंडिया में भी रिलीजन टेके हुआ है। द यूनिवर्सल टेंडेंसी ऑफ दैट फिलोसफी वाज टू फाइंड नेचुरल कॉजेज। तो अब फिलोसफिकल टेंडेंसी क्या हुई, थेलीज भी एक्सप्लेन करने लगा कि इट्स नॉट, द पॉइंट इज़ नॉट कि जो थेलीज एनाक्सिमेंडर या पामेनाइड्स या हेराक्लाइटस ने कहा वो सच था या गलत था। वी आर टॉकिंग हियर, इस एस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं उनके थॉट की, कि जब थेलीज ने बोला कि द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ थिंग्स इज़ वाटर, ये वाटर है जिससे चीज़ें बन के आई, या एनाक्सिमेंडर ने जब बात की कि वाटर है या एयर है, जो भी है, जब इन्होंने इस तरीके से बात की, तो दे वर, इट मेंट, इट सिग्निफाइज, इट सिम्बलाइजेज अ शिफ्ट ऑफ थॉट, कि कैसे थेलीज या फिर एनाक्सिमेंडर हर चीज़ को एक नेचुरल फिनोमेना की तरह बता रहे थे। थंडर क्यों हो रही है, लाइटनिंग क्यों हो रहा है, अर्थ क्यों बनी, सन कैसे बना, वो उसका एक्सप्लेनेशन साइंटिफिक देते जा रहे थे। सो व्हेन समथिंग लाइक दिस कम्स ओवर, हम सोचने लगते हैं कि ओके दिस इज़ नॉट गॉड जिसने इन सब का क्रिएशन किया, इन सभी का रीज़न है जो ये क्रिएट हुआ है। आज हम जानते हैं कि ओके बारिश क्यों हो रही है, पानी इवेपोरेट हो रहा है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। सो व्हेन वी टेक इट अप एट दिस, इन दिस प्रोसेस, इन दिस मैनर,
हम कहीं ना कहीं गॉड को इक्वेशन से बाहर पुट कर लेते हैं कि इट्स नॉट गॉड हु इज़ डूइंग दिस, इट्स अ नेचुरल फिनोमिना। बट देन अगेन ऑफ कोर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द वेरी नेचुरल फिनोमिना इज डाउटेड कि पहली बात में ही पानी कहाँ से आया, वो कैसे वो हुआ, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट देन येस, साइंस एंड फिलोसफी की वजह से कहीं ना कहीं रिलीजन वाज इन डिके एंड पीपल वर शिफ्टिंग अवे फ्रॉम रिलीजन, वन कैन से दैट जनरली। सो दिस वाज द एटमॉस्फेयर जिसमें सोफिस्ट के हम बारे में बात करते हैं। All philosophers had been secretly and many of them openly were antagonistic to the people's religion. The attack was begun by Xenophanes. Heraclitus carried it on. Last Democritus attempted. तो Xenophanes ने स्टार्ट किया, हेराक्लाइटस ने और कैरी किया कि गॉड नहीं है, ग्रीक गॉड्स तो स्पेशली वो गलत है, कुछ भी है। डेमोक्राइटस ने एंड किया। तो इस तरीके से नो एजुकेटेड मैन एनी लॉन्गर बिलीव्ड इन डिविनेशन, ऑक्यूरीज एंड मिरेकल्स। तो अब जो मैन है उसको एक तरीके से देखा जाने लगा कि इफ़ यू वॉन्ट टू बी सीन एज एजुकेटेड यू डोंट बिलीव इन गॉड, यू बिलीव दैट देयर इज़ अ फिनोमिना, देयर इज़ अ साइंटिफिक रीज़न फॉर एवरी फिनोमिना। आपको पता है कि वो क्या फिनोमिना है। एक रैशनलिज्म और स्केप्टिसिज्म की वेव आ गई। एज जो है वो नेगेटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, डिस्ट्रक्टिव थॉट की आ गई। नो अगेन देयर इज़ अनदर पॉइंट टू इट दैट जब आप फिलोसफी पढ़ते हैं, प्लीज़ दैट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड कि आप उसको जनरलाइज मत, मतलब आप इसको एक व्यू पॉइंट के साथ कंप्लीटली एग्री मत करिए। यू योर सेल्फ थिंक ऑफ थिंग्स लाइक दिस। सो when, like for example here it is referred कि एक thought था of destructive thought, of negativity, of criticism and all of that stuff, it's not talking about the complete era कि पूरी की पूरी थी एक वेव हो गया था, ऐसा कुछ नहीं है। जनरल वे में बोला जा रहा है कि रिलीजन के तरीके से जैसे आज भी हम बात करते हैं कलयुग की, सो इट्स नॉट दैट ऑल बैड थिंग्स आर हैपनिंग। सो दैट इज़ हाउ यू हैव टू सी टू इट। यू कांट अग्री टू समथिंग कम्प्लीटली 100% ब्लाइंड फोल्डेडली आपने अग्री कर लिया कि हाँ जो लिखा है जो बोला है वही सही है। डेमोक्रेसी ने ओल्ड एरिस्टोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को कहीं ना कहीं अंडरमाइन कर दिया था। अब डेमोक्रेसी आती रहती है और पहले की जो एरिस्टोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन था सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में पावर्स हैं, वो भी हायरार्कियल वे है पावर्स का, एक फैमिली जो है वही उसमें जनरेशन से पावर हो रहा है। तो ऑफ डेमोक्रेसी एंड ऑफ रिलीजन इन सॉरी ऑफ द पावर ऑफ द ओल्ड इंस्टीट्यूशंस एंड द रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, इन दोनों के डाउनफॉल के साथ साथ यू नो बाकी सब जो है वो नई चीज़ें भी उभर कर आई। ऑल मोरालिटी, ऑल कस्टम, ऑल अथॉरिटी, सारे ट्रेडिशन को क्रिटिसाइज़ करा जाने लगा, रिजेक्ट करे जाने लगा कि वॉट एवर इज़ बीइंग सेड अंटिल नाउ, जो भी हम ट्रेडिशन फॉलो करें वो सब गलत है क्योंकि वो ट्रेडिशंस बेस्ड थे हमारे रिलीजन पे। और जब रिलीजन खुद ही वर्दी नहीं है, मॉरल वर्थलेसनेस है उसको रिलीजन में, देन व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ एनीथिंग। what was regarded what was regarded with awe and pious veneration by their forefathers, the modern Greeks now looked upon as with subjects with jest and mockery। तो पहले ग्रीक्स काफ़ी फेमस थे जो हमने कि दे वर वेरी वेरी ट्रू टू देयर ट्रेडिशन, उनके रूल्स एंड लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते थे। जो उनके फोर फादर्स हैं, उनके एंसेस्टर्स जिसको बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हाईली वो मानते थे, उसको अब जो ग्रीक्स थे इन दिस न्यू एरा वो उसको मॉकरी मानने लगे थे कि ऑल ऑफ दिस इज स्टूपिड, ये कुछ तो भी फालतू के लॉज बनाए हुए हैं। एवरी restraint ऑफ कस्टम वगैरह, वॉट अलोन रिमेन when these were thrust aside were the lust, avarice and self will of the individual। so बेसिकली इस तरीके का हम कह रहे हैं कि एक एटमॉस्फियर बना था जब सोफिस्ट ग्राउंड पर आए। अब थी सोफिस्ट की जो टीचिंग थी, इट वाज मियरली अ ट्रांसलेशन इनटू थियोरेटिकल प्रोपोजिशंस ऑफ प्रैक्टिकल टेंडेंसीज ऑफ द पीरियड। तो सोफिस्ट का जो कुछ पढ़ाने का था वो बेसिकली एक तरीके से जो उस समय की लाइफ थी, जो प्रैक्टिकल लाइफ थी, उसी का एक थियोरेटिकल ट्रांसलेशन था, वही सोफिस्ट ने किया। द सोफिस्ट द चिल्ड्रन ऑफ देयर टाइम एंड इंटरप्रेटर्स ऑफ देयर एज। उनकी फिलोसफिकल टीचिंग्स जो थी वो सिर्फ और सिर्फ उस समय के जो जितना भी एटमॉस्फेयर था उसका एक तरीके से क्रिस्टलाइजेशन था इनटू वर्ड्स। तो बेसिकली ये बोल रहे कि जो भी लोग उस वक्त जैसी लाइफ स्टाइल जी रहे थे उसी को वर्ड्स के फॉर्म में, थ्योरी के फॉर्म में सिखा रहे थे सोफिस्ट। तो सोफिस्ट थे कौन? सबसे पहले सोफिस्ट कोई एक स्कूल ऑफ फिलोसोफर्स नहीं है, ठीक है। उनको हम पाइथागोरियंस, एलियाटिक्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। उनका कोई एक सिस्टम, उनका खुद का कोई एक स्कूल ऑफ फिलोसफी नहीं था। उन्होंने कोई एक डिफरेंट सिस्टम ऑफ थॉट नहीं एक्सप्लेन किया, कोई नई चीज़, जैसे कि पामेनाइड्स ने बीइंग का एक नया अकाउंट दिया, हेराक्लाइटस ने किस तरीके से फ्लक्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया। तो मान लीजिए कि कैसे थेलीज ने वाटर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया और उसको एज अ प्रिंसिपल मैटर बताया फॉर द एवोल्यूशन ऑफ एवरी अदर थिंग ऑन द अर्थ। तो उस तरीके से हम कह सकते हैं कि सोफिस्ट का कोई एक इतना इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन नहीं था, उन्होंने कोई सिस्टम ऑफ थॉट कंस्ट्रक्ट नहीं किए, उनके पास लूज टेंडेंसीज ऑफ थॉट थे।
नॉर वर दे। और हम ये भी नहीं कह सकते, यानी कि हम ये तक नहीं कह सकते कि सोफिस्ट एक पूरा कंप्लीट स्कूल था, क्योंकि हम जो सोफिस्ट की बात करेंगे, अगर आप डिटेल में सोफिस्ट को पढ़ेंगे और सोफिस्ट अलग अलग सोफिस्ट के आप अलग अलग उनको समझेंगे कि कौन सा सोफिस्ट क्या, प्रोटागोरस क्या कह रहा है, एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, तो आप खुद ही देखेंगे कि एक अलग अलग फिलोसोफर्स कुछ और ही बात कर रहे हैं, एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए बात कर रहे हैं। यानी कि सोफिज्म, हमने एक कॉमन प्रिंसिपल जिसमें हमने उन सभी को सोफिस्ट कहा है, वो सिर्फ ये है कि वो अपने विजडम के लिए पेमेंट ले रहे थे, कि दे वुड गेट पेड फॉर वॉट एवर दे वर इम्पार्टिंग। उसके अलावा दे हैड नथिंग एज सच इन कॉमन। सो वो एक प्रोफेशनल क्लास थे, कोई एक स्कूल नहीं था। पूरे ग्रीस में स्कैटर्ड थे, उनके खुद के बीच में, एक सोफिस्ट के दूसरे सोफिस्ट के बीच में राइवलरीज होती थी। वो प्रोफेशनल टीचर्स और एजुकेटर्स थे। तो अब सोफिस्ट की डिमांड इसीलिए ग्रो करने लगी, क्योंकि एक डिमांड क्यों ग्रो करने लगी? फॉर द डिमांड ऑफ एजुकेशन। अब देखिए, लोगों में एक नया आया कि अच्छा, साइंस आ रहा है, रीज़न आ रहा है, लॉजिक आ रहा है, हर फिनोमिना को नेचुरल कॉजिज्म देने की बात करें। अब धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आने लगी है। पीपल नीड टू बी मोर बेटर एंड बेटर पॉलिटिशियंस। अगर अपनी खुद की बात को उन्हें प्रेजेंट करना है, एक मान लीजिए कि एक लॉ है जो उन्हें पास करवाना है या एग्री करवाना है, सो दे हैव टू बी बेटर प्रेजेंटेटर्स फॉर दैट पर्टिकुलर लॉ और रूल और एनीथिंग। सो उन ये रीज़न था कि देयर वाज अ ग्रोइंग डिमांड फॉर दिस। और हम जैसे आगे पढ़ेंगे कि sophists taught the art of rhetoric very well। तो अब डेमोक्रेसी का जो ट्रायम्फ हुआ था ना, एक तरीके से डेमोक्रेसी के साथ ही सोफिस्ट का जन्म भी हुआ, क्योंकि जैसे जैसे डेमोक्रेसी बढ़ती गई, ऐसे तैसे पीपल नीडेड मोर टू बी मोर मोर फ्लेक्सिबल, मोर रिप्रेजेंटेटिव, बातों को घुमाने वाले एक तरीके से। तो अब कोई भी मैन जो है could rise to the highest positions in the state, any man, अगर वो सिर्फ अपने स्पीच की आर्ट से ही कुड स्वे दी मॉब, भीड़ को अपने तरफ कर सके सिर्फ अपने स्पीच के थ्रू, सिर्फ अपने बोलने के थ्रू अपने लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, देन दैट वाज समथिंग जो कि उस समय की एक नीड बन गई थी फॉर द पर्सन टू रीच टू द हाईएस्ट पोजीशन इन पॉलिटिक्स। हेंस डिमांड अरोज। सो इस तरीके से एक पॉलिटिकल करियर के लिए, सो हेंस द डिमांड अरोज फॉर सच एन एजुकेशन एज वुड एनेबल द ऑर्डिनरी मैन टू कार्व आउट अ पॉलिटिकल करियर। फॉर इंस्टेंस, तो एक बहुत ही ऑर्डिनरी मैन जो कि एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से नहीं बिलोंग करता। अब देखिए, अभी तक तो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली का रूल चल रहा था। अब इस पॉइंट पर अब एक, क्योंकि डेमोक्रेसी आने लगी, हर पर्सन का अपना एक से आने लगा, हर पर्सन एक लेजिस्लेटर बन गया, एक पॉलिटिशियन बन गया, तो हायर लेवल्स पे पहुंचने के लिए यू you नो know, कोई भी ऑर्डिनरी मैन एक पॉलिटिशियन बन जाए, इसलिए स्पीच की पावर आने लगी। क्या एक ऐसी स्पीच, तो ऐसे पॉइंट्स रखो, ऐसे आर्ग्यूमेंट करो कि आपके अगेंस्ट कोई बोल ही ना पाए, एंड देन यू अल्टीमेटली विन। तो ये डिमांड सोफिस्ट ने फुलफिल करी। लोगों को रिटोरिक की आर्ट सिखाई कि आप किस तरीके से आर्ग्यू करो दैट द अदर पर्सन वुड जस्ट बी क्वाइट, डम स्टक, कुछ बोल ही ना पाए वो। तो वो ग्रीस में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, लार्ज फीस लेते थे जो भी सिखाते थे उसके लिए। तो वो पहले थे जो कि अपनी विजडम सिखाने के लिए फ़ीस लेने लगे। इसके पहले थेलीज हो गया, एनाक्सीमेंटर हो गया, इसके बाद हम देखें एरिस्टोटल हो गया, सोक्रेटिस हो गया, नन ऑफ देम वुड चार्ज एनी फ़ी। कुछ भी पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए वो चार्ज नहीं करते थे, एंड सोफिस्ट वर द फर्स्ट वंस। ओके। सो इसमें कुछ डिस्ग्रेसफुल नहीं था, अगर वो फीस भी ले रहे थे तो इट वॉज नॉट समथिंग डिस्ग्रेसफुल या गलत या एनीथिंग, बट इट हैड नेवर हैपेंड बिफोर। तो ये कस्टमर ही नहीं था, कस्टम के हिसाब से अभी तक जितने भी फिलोसोफर्स हैं, किसी ने भी फीस चार्ज नहीं की थी, कोई भी पैसे नहीं लेता था। सो द वाइज मैन ऑफ ग्रीस नेवर एक्सेप्टेड पेमेंट्स। सोक्रेटिस, जिसने खुद ने कभी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं किया, वो खुद ही सोफिस्ट को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे, बेसिकली इस पॉइंट के कि हाउ आर यू चार्जिंग फी फॉर योर विजडम, दिस इज़ योर ड्यूटी टू इम्पार्ट विजडम टू पीपल। अगर आपको कुछ पता है, आपको कुछ आता है, आपके पास ज़्यादा नॉलेज है, तो इट इज़ योर ड्यूटी आप लोगों को बताएं। डोंट उनसे पैसे लेके और सिर्फ एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ लोगों को देना। एवरीबडी शुड नो वॉट इज़ राइट, वॉट इज़ रॉन्ग, द राइट काइंड ऑफ नॉलेज एंड ऑल दैट स्टफ। सो सोफिस्ट जो थे वो कोई फिलोसफी के प्रॉब्लम्स में ज़्यादा स्पेशलाइज नहीं थे। यूनिवर्स कैसे है, बीइंग कैसा है, एग्जिस्टेंस कैसा है, आफ्टर दैट, बिफोर दैट, मैन, मोरालिटी और ऑल ऑफ दैट स्टफ। उनके टेंडेंसीज प्रैक्टिकल थे, दे वुड टीच वट एवर वॉज इन पॉपुलर डिमांड, तो वो पढ़ा के पैसे लेते थे, एंड दैट्स डन। सो दे वर नॉट रियली अ सेट ऑफ फिलोसफर्स जिसने कुछ सिस्टम ऑफ थॉट या कोई कोड को क्रैक किया, नथिंग लाइक दैट। जैसे कि हम प्रोटागोरस की एग्जाम्पल देखें, he undertook to impart to his pupils the principles of success as a politician or as a private citizen।
और Gorgias taught rhetoric in politics, Prodicus grammar and etymology। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ कितने, हिप्पियस जो था वो हिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाता था। अच्छा, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए कि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक भी, बहुत लंबे समय तक भी, ऑल ऑफ दीज अदर सब्जेक्ट्स जो आज हम पढ़ते हैं, वी आर स्टडिंग साइंस, वी आर स्टडिंग फिजिक्स, वी आर स्टडिंग केमिस्ट्री, वी आर स्टडिंग सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंसेज, हिस्ट्री, हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, all of these were a part of philosophy. All of them has sprung out of philosophy. That's why philosophy is known as the mother of all sciences. तो हम जब यहाँ पे बात करें कि हिपियस जो था वो हिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स सिखा रहा था, तो सोफिस्ट, अब देखिए सोफिस्ट का बेसिक मतलब ही होता है सोफिस्ट, यानी कि Soph means wisdom and ist means it's a person who is imparting wisdom. So sophist का मतलब ही होता है. So when we talk about wisdom, when we talk about knowledge, कोई भी फील्ड में हो सकता है. तो फिलोसफी का एज सच मतलब ही लव फॉर विजडम होता है. तो फिलोसफी जब शुरू हुई तब से लेकर इट इज़ ऑल अबाउट, आप देखेंगे कि थेलीज ने जैसे शुरू किया, दैट इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ साइंस. हम साइंस में पढ़ते हैं कि ओके दिस बिग बैंग थ्योरी हैपेंड एंड दिस हैपेंड एंड ओके द प्लैनेट्स एंड ऑल दैट, एस्ट्रोनॉमी एंड स्टफ लाइक दैट. सो अभी तक भी हम जब अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रोडिकस जो था वो ग्रामर, विच इज़ ऑफ कोर्स अ सब्जेक्ट, लैंग्वेज स्पेसिफिक सब्जेक्ट. एटिमोलॉजी इज़ द नेमिंग ऑफ थिंग्स, कि वाई आर वी नेमिंग समथिंग इन अ सर्टन वे. जैसे अगर हम बोलते हैं कि फिलोसफी में फिलो इज़ लव एंड सोफी इज़ विजडम, सो फिलोसफी इज़ लव फॉर विजडम. तो दिस इज़ नोन एज एटिमोलॉजी. जब हम समझने की कोशिश करते हैं वाई सर्टन नेम्स आर नेम्ड इन अ पर्टिकुलर वे. आप हिप्पीज को देखिए, वो हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स सिखाते थे. गॉर्जियस जो था वो रिटोरिक और पॉलिटिक्स सिखाते थे. उन्हें रिटोरिक वॉज अ स्किल एंड आर्ट. जैसे कि आप इस तरीके से आर्ग्यू करो कि नो बडी कुड आंसर यू बैक ऑन दैट. ठीक है. तो प्रोटागोरस जो था वो प्राइवेट और प्राइवेट सिटीजन पॉलिटिशियन कैसे अच्छा बन सके वो सिखाते थे. तो यू सी कि दीज वर द सोफिस्ट जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे. तो इनमें आपको कोई भी कॉमन लिंक नहीं मिलेगा, कोई एक सिस्टम ऑफ थॉट नहीं मिलेगा कि अच्छा सभी लोग गॉड के एक पर्टिकुलर फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, गॉड की बात कर रहे हैं. नो, दीज वर जस्ट द पीपल हु वर चार्जिंग फीस फॉर देयर विजडम. ये वो लोग थे जो अपने विजडम देने के लिए, अपने नॉलेज को शेयर करने के लिए फ़ीस चार्ज कर रहे थे. इसके अलावा देयर वाज कोई पर्टिकुलर कॉमन लिंक एज सच इन लोगों के, इन सोफिस्ट के बीच में नहीं था. सो हम सोफिस्ट को कोई अटेम्प्ट नहीं बनाते हुए देखते हैं कि वो इंसान की बर्थ, उसका अल्टीमेट रियलिटी, इन सब के कोई भी सल्यूशंस निकालने के लिए काम नहीं करते थे सोफिस्ट. तो सोफिस्ट हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज टीचर्स ऑफ वर्च्यू, provided that the word virtue is understood in its Greek sense, for which did not restrict it to morality alone. For the Greeks, it meant the capacity of a person to successfully perform his functions in the state. अब अगर हम ग्रीक सेंस में इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए देखें, तो ये जो इंस्टेंस है सोफिज्म का, ये जो प्रेजेंट टाइम, मतलब मान लीजिए कि जो टाइम था जब सोफिस्ट एग्जिस्ट करते थे, उस टाइम पर वर्च्यू का मतलब सिर्फ मोरालिटी से नहीं था, सिर्फ गुडनेस से नहीं था. लेटर ऑन अगर हम देखें कि सोक्रेटिस थे, प्लेटो थे, अरिस्टोटल थे, दे टुक सोक्रेटिस स्पेशली, दे ही टुक वर्च्यू इन अ डायरेक्शन ऑफ गुडनेस, कि वर्च्यू इज समथिंग दैट इज गुडनेस एंड गुड ऑफ ऑल ऑफ दैट स्टफ. लेकिन सोफिस्ट के लिए वर्च्यू का मतलब गुड नहीं था, या मोरालिटी से एज सच रिलेटेड नहीं था, बट वर्च्यू का मतलब कि आप कैसे एक अच्छा सिटीजन बन जाओ, आप अपनी स्टेट के प्रति अपनी ड्यूटी कैसे आप फुलफ़िल कर सको. तो उसमें सभी चीज़ें आता है, बी एजुकेटेड, आप अलग अलग प्रोफेशंस में अपनी एजुकेशन से फिर हेल्प करो. ठीक है, मतलब मान लो कि यू बी एजुकेटेड एंड यू आर लेट्स से फिज़िक्स के, आप एक फिज़िक्स में आपने एजुकेशन लिए, तो फिर आप सॉल्व करने की कोशिश करो द फिनोमिना ऑफ द अर्थ, ग्रेविटी, स्पेस, ऑल ऑफ दैट स्टफ. सो बेसिकली यही बात कि वर्च्यू का मतलब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज समथिंग एज you know fulfilling your duty as a citizen of the state. Sophists undertook to train men to virtue in this sense to make them successful citizens and members of the state. But the most popular career for a Greek of ability at the time was the political, which offered the attraction of highest position. तो ऐसे बहुत सारे different positions हैं, लेकिन उस समय पर सबसे attractive position या सबसे attractive path was the path of politics, क्योंकि politics was something that was new to them. अभी अभी लोगों को ये पता चला था, लोगों को एहसास हुआ था कि एक ऑर्डिनरी, नॉट एहसास हुआ था या पता चला था, बट डेमोक्रेसी के बाद जो अभी अभी नई डेमोक्रेसी आई थी उसके बाद ऑर्डिनरी मैन को रास्ता मिला था कि अब वो ऑर्डिनरी मैन भी जाके कोई पोजीशन ऑफ पावर में बैठ सकता है.
अभी तक एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली थी, एक रिपब्लिक चल रहा था, वो ही सब काम कर रहा था। इसीलिए पॉलिटिक्स वाज समथिंग जिसने बहुत अटेंशन गेन की, और एक बहुत ही प्रोमिनेंट रीज़न था कि लो सोफिस्ट डिमांड में आए, क्योंकि सोफिस्ट टॉट देम हाउ टू डू गुड पॉलिटिक्स, हाउ टू बी अ गुड स्पोक्स पर्सन। ऐसी स्पीचेस दो, रेटोरिक में आप वो करो कि इन एन आर्ग्यूमेंट कोई आपके अगेंस्ट ही नहीं बोल पाए। So, and for this career, what was above all necessary was eloquence. Or if that were unattainable, at least ready speech. तो इसके लिए कम से कम एक ready speech कि any point of time, any person ने आपसे कोई question पूछ लिया, आपको किसी बात पे criticize कर दिया, आपके किसी उस पर point out कर दिया, तो you should have a speech ready with you. You should be able enough कि आप उसी समय पे muster up करके आप उनको present कर सको something. And that was the ability जो कि sophists सिखाते थे। तो सोफिस्ट जो थे वो लार्जली कॉन्सेंट्रेटेड देयर एनर्जीज अपॉन टीचिंग ऑफ रेटोरिक। इस वजह से रेटोरिक की जो टीचिंग थी वो काफ़ी पॉपुलर हो गई। ये आप देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी का आना, डेमोक्रेसी की वजह से पॉलिटिक्स का पॉपुलर होना, पॉलिटिक्स के कारण रेटोरिक का पॉपुलर वो होना, इन इट सेल्फ दिस वॉज गुड। दे वर द तो सोफिस्ट वर द फर्स्ट जिन्होंने साइंस ऑफ रेटोरिक की तरफ इंसान का ध्यान बढ़ाया। इसके पहले थेलीज, एनेक्सिमेंडर, हेराक्लाइटस, पार्मेनाइज, हमने सभी को देखा, एनेक्सोगोरस को देखा, ये कोई डेमोक्राइटस, ये कोई भी रिटोरिक की तरफ इनका ध्यान नहीं गया। सो एक तरीके से सोफिस्ट वर कंसिडर एज द फाउंडर्स ऑफ रेटोरिक। लेकिन उनके रेटोरिक के एक बैड साइड भी था। बैड साइड ये था कि अब यंग पॉलिटिशियंस जो थे उन्होंने ये चीज़ तय कर ली कि कोई ट्रूथ है ही नहीं, आप अपने हिसाब से ट्रूथ को प्रेजेंट कर लो एंड दैट इज़ योर ओन ट्रूथ। यानी कि कहीं ना कहीं ट्रूथ की एक सब्जेक्टिविटी आ गई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो जब सोफिस्ट ने रेटोरिक की पोजीशन सिखाई, सो व्हाट यंग पॉलिटिशियंस वुड डू वाज दे वुड ट्विस्ट एवरीथिंग। वो एक बैड लॉ, बैड रूल या बैड मोरल को भी ट्विस्ट करके गुड की तरह प्रेजेंट कर देते थे। सो सोफिस्ट ने रेटोरिक के साइंस को तो पॉपुलराइज किया, लेकिन उसी के साथ साथ क्या पॉपुलराइज किया, समथिंग लाइक देयर इज़ नो वन ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। कोई भी एक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं है। आपको जो सही लगता है, आपको जो खुशी दे रहा है, या आपके लिए जो इज़ समथिंग, सो दैट इज़ व्हाट इज़ ट्रू एंड दैट इज़ व्हाट इज़ गुड। So sophists did not care for the truth of the matter. They only undertook to provide a stock of arguments on any subject to prove any proposition. कोई भी proposition को अपने तरफ prove करने के लिए उन्होंने बस एक उनको टेक्निक सिखा दी कि दिस इज़ द टेक्निक, दिस इज़ द टीचिंग, और आप गलत से गलत लॉ को, गलत से गलत मोरल को आप सही प्रूव कर सकते हो अपनी तरफ से। They boasted of their ability to make the worse appear the better reason, to prove that black is white. So some of them, like Gorgias, asserted that it was not necessary to have any knowledge of a subject to give satisfactory replies as regards it. Gorgias ostentatiously undertook to answer any question on any subject instantly and without consideration. तो Gorgias was so smart इस पर्टिकुलर उसमें रेटोरिक में वो टीच करने में, कि गॉर्जियस ने एक पॉइंट ऑफ टाइम में ये तक प्रूव कर दिया कि आपको किसी सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी नहीं, आप विदाउट नॉलेज उसके ऊपर कुछ भी बोल सकते हो, एंड इट वुड हैपन। गॉर्जियस को कोई भी किसी के से भी रिलेटेड टॉपिक दिया जाता था, वेदर ही हैव हर्ड ऑफ इट और नॉट, एंड ही वुड जस्ट स्पीक ऑन इट। सो दैट वॉज वॉट जो सोफिस्ट सिखा रहे थे, एंड दैट इज़ वॉट अट्रैक्टेड पीपल, क्योंकि लोगों को लगा कि ये चीज़ जो है, ये एबिलिटी जो है ना, गुड पॉलिटिशियंस बनाएंगे। सो the word sophistry. So yeah, to attain these ends, mere quibbling and the scoring of verbal points were employed. तो इसको अटेन करने के लिए क्या होता था, बस बस मेरली स्क्विबल किया जाता था, वर्बल पॉइंट्स यूज किया जाता था, यानी कि इस तरीके से उस बात को प्रेजेंट किया जाता था कि बकवास से बकवास बात वॉज सीन एज समथिंग मे बी वेरी इंपॉर्टेंट और समथिंग लाइक दैट। तो जो सोफिस्ट थे इस वे में एंडेवर टू एंटैंगल, एंट्रैप एंड कन्फ्यूज देयर ओपोनेंट्स। तो इस तरीके से सोफिस्ट ने एक क्या ट्रिक बताई थी कि विदाउट यू नो मतलब एक बहुत थोड़े से वायलेंस, थोड़ी सी नॉइज़, मतलब इस तरीके से आप बात को रख रहे हो, कह रहे हो कि आप कोई भी गलत से गलत बात को आप सही प्रूव कर रहे हो। दे सॉट ऑल्सो टू डैजल बाय मीन्स ऑफ स्ट्रेंज और फ्लारी मेटाफर्स, बाई अनयूजुअल फिगर्स ऑफ स्पीच, एपिग्राम्स, पैराडॉक्सेस। आप यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हो। क्लेवर, स्मार्ट तरीके से वो ग्रामेटिकल रूल्स का यूज़ कर रहे हैं, पैराडॉक्सेस का यूज़ कर रहे हैं, एपिग्राम्स का यूज़ कर रहे हैं, मेटाफर्स का यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग तरीक़ों से यूज़ कर करके फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ कर कर वो अपनी बात को प्रूव कर रहे हैं। तो उनकी जो बात होती थी वो ट्रूथफुल या अर्नेस्ट नहीं होती थी, लेकिन इट वाज जस्ट क्लेवर एंड स्मार्ट।
When a man is young, he is often dazzled by brilliance and cleverness, by paradox and epigram. तो of course जो young politicians होते थे वो इसको देखकर that okay nobody is, कोई भी इनके खिलाफ कुछ नहीं बोल पा रहा है, किसी भी टॉपिक पे शुरू हो जाते थे, किसी भी टॉपिक पे बहुत लंबे लेंथ में बोल देते थे, तो these are somebody जो बहुत स्मार्ट इंटेलिजेंट क्लेवर है. तो that is why the sophists were very 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 much in demand. सो अर्लीस्ट नोन सोफिस्ट इज प्रोटागोरस, जो कि एबडेरा में 1480 BC में बॉर्न हुए थे. तो कुछ समय के लिए वो एथेंस में सेटल डाउन हुए, वरना वो पूरे वॉन्डर करते रहे ग्रीस में. एथेंस में ही वॉज चार्ज विद एम्पाइटी एंड एथीज़म. तो ही वॉज चार्ज विद एथीज़म कि यू डोंट बिलीव इन अ गॉड. और उस समय पे गॉड में बिलीव रखना वो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि गॉड्स वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम. तो आपका अगर गॉड में बिलीव नहीं है, नो इट्स नॉट ओनली इन ग्रीस, समथिंग लाइक दिस हैपेंड इन इंडिया एज वेल, कि इंडिया में गॉड वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट डिफरेंस ये हुआ कि कहीं ना कहीं इंडिया में ये बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया, बिकॉज इंडिया में कहीं ना कहीं डिफरेंट रिलीजन्स थे, तो हर एक का एक अपना अलग गॉड था. बट देन इन ग्रीस व्हेन ओनली क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन था, एवरीबडी वॉज फॉलोइंग क्रिश्चियनिटी. और हम माने कि उसमें से आप एक है जो आप बोल रहे हो कि आप गॉड में बिलीव नहीं रखते हैं, सो देन आपको अलग, आपको एक तरीके से माना बोला जाएगा कि आप लोगों के माइंड्स को करप्ट कर रहे हो. दैट इज़ वॉट हैपेंड विद सोक्रेटिस. तो एज फॉर द गॉड्स आई एम अनेबल टू से वेदर दे एग्जिस्ट और वेदर दे डू नॉट एग्जिस्ट. ये प्रोटागोरस ने स्टार्टिंग में लिखा है अपनी बुक में कि गॉड के बारे में मैं नहीं कह सकता वो एग्जिस्ट करते या नहीं. द बुक वॉज पब्लिकली बर्नड एंड प्रोटागोरस हैड टू फ्लाई फ्रॉम एथेंस. तो वो ही फ्लाई टू सिसिली बट ड्राउंड ऑन द वे अबाउट द ईयर 410 BC. सो हम कह सकते हैं कि अराउंड 70 ईयर्स की एज में वो फिर ड्राउन हो गए, डूब गए, एंड he died. Now, Protagoras was the author of the famous saying, "Men is the measure of all things, of what is that it is, of what is not that it is not." तो एक बहुत ही famous saying है कि men is the measure of all things. जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है. अब ये एक नटशेल में पूरी के पूरी प्रोटागोरस की टीचिंग को हमें एक्सप्लेन कर देता है. अब देखते हैं हम कैसे. देखिए, कहीं ना कहीं इट इज़ वेल देयर फॉर दैट वी शुड फुली अंडरस्टैंड एग्जैक्टली वॉट इट मीन्स. द अर्लियर ग्रीक फिलोसफर्स हैड मेड अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन सेंस एंड थॉट. तो उन्होंने सेंस और थॉट के बीच में एक डिस्टिंक्शन किया था. अभी तक के जो अर्लियर ग्रीक फिलोसफर्स है कि आप एक तरीके से एक रीज़न के थ्रू कोई बात पता चल रहे हो, और आप सेंसेस के थ्रू, परसेप्शन के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू आपको कोई बात पता चल रही है. तो परसेप्शन और रीज़न के बीच में एक डिफरेंस था. और जो अर्लियर इसके पहले के फिलोसोफर्स थे उनका मानना था कि ओनली बाय रीज़न हम ट्रूथ तक पहुंच सकते हैं. ठीक है. अब जो एलियाटिक्स थे, ऑफ कोर्स हेराक्लाइटस वाज अ पार्ट ऑफ द एलियाटिक्स, पार्मेनाइड्स वाज अ पार्ट ऑफ द एलियाटिक स्कूल. तो दे हैड बीन द फर्स्ट टू एम्फेसाइज दिस डिस्टिंक्शन. तो जैसे हेराक्लाइटस हो गया, पार्मेनाइड्स हो गया. पार्मेनाइड्स की हमने पूरी डॉक्सा पोएम पढ़ी है, विच वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, जिसमें क्लियरली बोला गया कि हमें सेंसेस के थ्रू जो पता चलता है दैट इज़ रॉन्ग. ओनली वॉट वी नो थ्रू रीज़न इज़ एब्सोल्युटली राइट. उसकी वो रिलायबल है. अल्टीमेट रियलिटी जो है वो प्योर बीइंग है, जो सिर्फ थ्रू रीज़न पता चल. सो हेराक्लाइटस, डेमोक्राइटस, सभी का यही कहना है कि रीज़न वो है जिससे हमें ट्रू नॉलेज या सही नॉलेज पता चलती है. सेंसेस और परसेप्शन से जो हमें पता चलती है वो नॉलेज डिसेप्टिव है. ओके. सो प्रोटागोरस की जो टीचिंग है रियली रेस्ट फंडामेंटली अपॉन द डिनाइंग एंड कन्फ्यूजिंग ऑफ दिस डिस्टिंक्शन. इफ़ वी आर टू सी दिस वी मस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दैट रीज़न इज़ द यूनिवर्सल सेंसेशन, द पर्टिकुलर एलिमेंट इन मैन. सो रीज़न इज़ यूनिवर्सल, सेंसेशन इज़ पर्टिकुलर. अब देखिए प्रोटागोरस इस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश कर रहा है कि रीज़न है या फिर थ्रू सेंसेस है, परसेप्शन, एक्सपीरियंस है, क्या है, व्हाट इज़ द करेक्ट वे ऑफ नॉलेज. सो प्रोटागोरस कहता है कि रीज़न जो है वो यूनिवर्सल है, एंड सेंसेशन जो है वो एक पर्टिकुलर है. यानी कि रीज़न एग्जिस्ट इन एवरीबडी, सेंसेशन जो है वो इज़ सब्जेक्टिव, इज़ पर्सनल टू द पर्सन. अब इसको समझते हैं कैसे. देखिए सबसे पहले रीज़न जो है वो कम्युनिकेबल है, सेंसेशन इनकम्युनिकेबल है. आप रीज़न को कम्युनिकेट कर सकते हो. ओके, फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग, कोई भी इफ़ आई एम बिलीविंग इन समथिंग, अगर मैं थ्रू रीज़न उसको अप्रोच कर रही हूँ, आई कैन वेरी वेल एक्सप्लेन टू यू. ठीक है. मैं मान लीजिए कि मैं आईफिल टावर के सामने खड़ी हूँ एंड आई एम टेलिंग यू दैट ओके, नॉट दिस एग्जाम्पल बट रीज़न इज़ कम्युनिकेबल, सेंसेशन इज़ इनकम्युनिकेबल. तो जो हमारी सेंसेशंस होती है, फीलिंग्स होती है, वो हमारी पर्सनल होती है, उनको हम दूसरे लोगों तक नहीं पहुँचा सकते. आपको दांत में दर्द हो रहा है, ठीक है. अब आप थ्रू रीज़न कम्युनिकेट कर सकते हो कि हाँ आपको पेन हो रहा है, तो सामने वाला इंसान थ्रू रीज़न उसको समझ सकता है कि हाँ मतलब अगर दांत टूट गया है तो दांत में दर्द होगा. तो वो रीज़न के हेल्प से वो समझ जाएगा कि दांत में दर्द हो, दांत टूट गया है, दांत निकल गया है, खून आ रहा है, तो मतलब दर्द होगा.
तो रीज़न से हम ये अप्रोच करेंगे, लेकिन हमारा सेंसेशन क्या होगा, आपका सेंसेशन होगा कि आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो वो पेन आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। सो थ्रू रीज़न आपके पास जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज है, आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हो, लेकिन आपके जो सेंसेशन है, जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपके इमोशंस हैं, आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि कोई भी इंसान रीज़न के थ्रू एक्सप्लेन कर सकता है कि कलर्स होते हैं, रेड होता है, ब्लैक होता है, ब्लू, किसी भी तरीके से, लेकिन आप उसका सेंसेशन उसे नहीं दे सकते कि रेड कलर दिखता कैसे, ब्लैक कलर दिखता कैसे, येलो कलर दिखता कैसे। उसका सेंसेशन एक ब्लाइंड मैन को आप नहीं दे सकते हो। एक थॉट, एक रैशनल आइडिया कम्युनिकेट किए जा सकते हैं। अब मान लीजिए द क्वेश्चन इज वेदर द एंगल्स एट द बेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर इक्वल। सो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स मतलब जिसमें दो जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं एंड वन इज अनइक्वल। सो ओके, सो now we may approach the problem in two ways. We may appeal either to the senses or to reason. If we appeal to the senses, one man will forward and say that to him the angles look equal. तो अगर हम आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करेंगे, सेंसेस के थ्रू अगर हम उसको करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, दिख रहा है वो, दोनों एंगल्स हमें सेम दिख रहे हैं। ठीक है, हम सेंसेस के थ्रू उसको ये कंक्लूड करेंगे। रीज़न के थ्रू हम पूरा उसको मेजर करेंगे, देखेंगे कि 180 डिग्री है, ऊपर वाला ट्राइंगल 70 डिग्री है, तो ये दोनों ट्राइंगल इतने होने चाहिए, वट उसका पूरा प्रोसेस निकालेंगे। Another man will say that one angle looks bigger than the other and so on. But if like Euclid we appeal to reason, then it can be proved that the two angles are equal. तो अगर हम जैसे यूक्लिड्स वो हुई है तो हम प्रूव कर सकते हैं रीज़न के थ्रू, थीसिस, हाइपोथेसिस वगैरह के थ्रू। तो हमने अब रीज़न तो हमने कम्युनिकेट कर दिया, जो रीज़न मैंने अपनी नोटबुक में लिखा है कि दिस इज़ इक्वल टू दिस, देयर फोर दिस इक्वल टू दिस, वो मैं आपको कम्युनिकेट करके दिखा सकती हूँ। लेकिन मैं जो देख रही हूँ, जो मेरा सेंसेशन है, मैं वो सेंसेशन आपको पास डाउन नहीं कर सकती। माई सेंसेशंस है प्राइवेट और पेक्यूलियर होता है, वो एक पर्सन को पर्सनल होते हैं, प्राइवेट होते हैं। यू कैन नॉट शेयर दो सेंसेशंस। आप वो सेंसेशन इट्सेल्फ शेयर नहीं कर सकते हो, आप उन सेंसेशन की नॉलेज शेयर कर सकते हो। दे ब्लाइंड नो वन बट माई सेल्फ। माई इंप्रेशंस अबाउट द ट्राइंगल आर नॉट अ लॉ टू एनी वन एक्सेप्ट माई सेल्फ। तो हम जो ट्राइंगल को देख रहे हैं, मैं जो ट्राइंगल को देख रही हूँ, मैं जो उसको सेंस कर रही हूँ जिस तरीके से, वो सिर्फ मेरे लिए एक लॉ है। मैं उसको वही मानूंगी। मुझे अगर दो ट्राइंगल्स इक्वल दिख रहे हैं तो मैं वही मानूंगी कि हाँ वो दोनों ट्राइंगल्स इक्वल है। बट माई रीज़न आई शेयर विथ ऑल अदर रैशनल बींग्स, इट इज़ नॉट अ लॉ फॉर मी merely बट फॉर ऑल। अब प्रोटोगरस और सोफिस्ट की एक बात जो यहाँ पर आपको पॉइंट आउट देखने को मिलता है कि वो सब्जेक्टिविटी के ऊपर एम्फेसाइज करते हैं। तो प्रोटोगोरस कह रहा है कि मैंने जो सेंसेशन को मैंने देखा कि अच्छा दोनों ट्राइंगल्स के बेस एंगल्स इक्वल है, तो वो अगर मैं उसको मान लूँ वो मेरे लिए एक लॉ है, मैं उसको मेरे लिए वो मान के चल रही हूँ कि नहीं दोनों इसके, मुझे दिख रहा है कि बेस एंगल इक्वल है, मतलब दोनों एंगल्स इक्वल है, तो वो मेरे लिए लॉ बन गया। लेकिन सोफिस्ट और प्रोटोगोरस, मतलब सोफिस्ट का कहना होता था कि वो सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि सभी के लिए एक लॉ होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि नॉट दैट यू ऑल्सो बिलीव इन द सेम थिंग जिसमें मैं बिलीव कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं किसी चीज़ में बिलीव कर रही हूँ, मेरे लिए कोई चीज़ अगर ट्रूथ है, तो आपको भी मानना पड़ेगा कि वो मेरे लिए ट्रू है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू उसको लेकर अलग हो सकता है, लेकिन वो मेरे लिए ट्रूथ है और आपको उस बात से अग्री करना पड़ेगा कि इट इज़ द ट्रूथ फॉर दैट पर्सन। आप नहीं बोल सकते कि दैट इज़ रॉन्ग, वट एवर यूर थिंकिंग इज़ रॉन्ग। So, reason is the universal, sensation is peculiar element. Man, he said, is the measure of all things. By man, he did not mean mankind at large, he meant the individual man. And by measure of all things, he meant the standard of the truth of all things. Each individual man is the standard of what is true to himself. There is no truth except the sensations and impressions of each man. What seems true to me is true for me. What seems true to you is true for you. तो जब प्रोटैगोरस ने बोला कि man is the measure of all things, what it is that is what it is and what is not that it is not, तो जब उसने बोला कि इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, यानी सारे सेंसेशन एंड इम्प्रेशंस जो उस पर्टिकुलर मैन, एक मैन एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर बना रहा है, वो उसके लिए ट्रू है और वो उसके लिए ट्रू रहेंगे। हम सब्जेक्टिव इंप्रेशन और ऑब्जेक्टिव ट्रूथ के बीच में डिस्टिंग्विश करते हैं कि एक है कि हमारे एक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ की जो है मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ हो गया कि एक बिल्डिंग में 6 कमरे हैं। अब एक कमरा मान लीजिए कि मेरे पीछे है और मुझे 5 कमरे दिख रहे हैं, तो मेरे सेंसेशन के हिसाब से क्या हुआ कि बिल्डिंग में 5 ही कमरे हैं। मैं अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हूँ तो मुझे दिख रहा है कि बिल्डिंग में 5 रूम्स हैं, जबकि ऑब्जेक्टिव ट्रूथ हो गया कि बिल्डिंग में 6 रूम्स हैं। अब सोफिस्ट और प्रोटैगोरस कहेंगे कि जब आप उस 6 कमरे को सेंस ही नहीं कर पा रहे हो, जब आप उसको देख नहीं पा रहे हो, आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हो, देन क्या फ़ायदा उसके 6 कमरे के एग्जिस्ट होने का। दैट मीन्स आपके लिए वो 5 कमरे एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो ही आपके लिए सच है।
और आप उसी सच में मानो। आपको ऑब्जेक्टिव ट्रूथ के साथ जाने की ज़रूरत नहीं है कि इस पूरे बिल्डिंग में 6 रूम्स हैं। तो हम सब्जेक्टिव इम्प्रेशन और ऑब्जेक्टिव ट्रूथ की बात करें। ऑब्जेक्टिव ट्रूथ जो है एज इट इज़ उसमें, और सब्जेक्टिव इम्प्रेशन आपको सेंसेस के थ्रू आपको जो दिख रहा है। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो है वो कॉन्स्टेंटली रिकर हो रहे हैं, एंड इट इज़ द फर्स्ट टाइम आई यूज देम, आई विल एक्सप्लेन देम हियर। हर एक्ट ऑफ थॉट में देर मस्ट नेसेसरीली बी टू टर्म्स। आई एम नाउ लुकिंग एट दिस डेस्क एंड थिंकिंग ऑफ दिस डेस्क, देर इज द आई विच थिंग्स एंड देर इज अ डेस्क विच इज थॉट। आई एम द सब्जेक्ट एंड द डेस्क इज द ऑब्जेक्ट। अब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो आई, जैसे मैंने बोला आई एम लुकिंग एट दिस डेस्क, तो आई सब्जेक्ट हो गया, डेस्क ऑब्जेक्ट हो गया। डेस्क जिसके ऊपर वर्ब काम कर रहा है और सब्जेक्ट जो काम कर रहा है। ठीक है, तो जैसे मैं कर रही हूँ, आई एम लुकिंग, तो मैं ये काम कर रही हूँ, और मैं देखने का काम किस ऑब्जेक्ट के ऊपर कर रही हूँ, वो है डेस्क। तो ऑब्जेक्ट इज समथिंग जिसके ऊपर वर्ब का काम हो रहा है, और सब्जेक्ट इज समथिंग जो कि वो वर्ब कर रहा है। ठीक है, तो जनरल में सब्जेक्ट वो है जो सोचता है, करता है। ऑब्जेक्ट वो है जिसके ऊपर सोचा जाता है। सब्जेक्टिव फिर वो है जो कि सब्जेक्ट को वो करता है। तो हम सब्जेक्टिव क्या बोलेंगे, जो सब्जेक्ट के हिसाब से, और ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट के हिसाब से है। तो मैंने बोला कि बिल्डिंग में 5 रूम्स हैं, तो सब्जेक्ट के हिसाब से 5 रूम्स हैं, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट देखोगे जो कि बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के हिसाब से 6 रूम्स है। तो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ क्या हो गया कि देर आर 6 रूम्स इन द बिल्डिंग, और सब्जेक्टिव इंप्रेशन हो गया कि बिल्डिंग में 5 रूम्स हैं। तो my personal impression may be that the earth is flat, but the objective truth is that the earth is round. Traveling through a desert, I may be subject to a mirage and think there is water in front of me. That is my subjective impression. The objective truth is that there is nothing but sand. The objective truth is something which has an existence of its own, independent of me. तो जब हम ऑब्जेक्टिव ट्रूथ की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ एक ऐसी चीज़ है जिसका एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। वो मेरे अलावा भी वैसे के वैसे एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैं बोलूँ कि बिल्डिंग में 5 रूम्स हैं, तो ये एक सब्जेक्टिव ट्रूथ हो गया, क्योंकि एक्चुअल में बिल्डिंग में 6 रूम्स, अगर मैं नहीं रहूँगी तो कोई बोलेगा कि बिल्डिंग में 6 ही रूम्स हैं। जबकि ऑब्जेक्टिव ट्रूथ क्या है, बिल्डिंग में 6 रूम्स है, तो चाहे मैं वहाँ पर हूँ या ना हूँ, मैं कुछ बोलूँ या ना बोलूँ, बिल्डिंग में 6 रूम्स ही रहेंगे। सो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मी एग्जिस्ट करता है। सब्जेक्टिव ट्रूथ जो है वो मेरे लिए, मेरे अकॉर्डिंग एग्जिस्ट करता है। Truth will not conform itself to our personal inclinations, wishes, or impressions. The teaching of Protagoras practically amounted to a denial of this. तो Protagoras की teaching क्या है? The truth is identified with subjective sensations and impressions. जो अभी तक हमने समझा वही कि Protagoras और सोफिस्ट का कहना है कि ट्रूथ जो है वो आपको हर पर्सन के लिए प्राइवेट होता है, सब्जेक्टिव होता है, एक सब्जेक्टिविटी ऑफ ट्रूथ होती है कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आप जिस बारे में सोचते हैं, वही ट्रूथ है। इस डिस्टिंक्शन को डिनाई करने के लिए इज़ द सेम टू डिनाई द डिस्टिंक्शन बिटवीन रीजन एंड सेंस। तो अगर हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव ट्रूथ और सब्जेक्टिव उसमें वो नहीं है, तो मतलब बेसिकली सेंस, रीजन, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ जो है वो हम रीजन के थ्रू रीच करते हैं, सब्जेक्टिव इंप्रेशन हम सेंसेशन के थ्रू रीच करते हैं। तो reason therefore is the only possible standard of objective truth. If you deny the rational element its proper part, it follows that you will be left a helpless prey to diverse personal impressions. The impressions yielded by these senses differ in different people. One man sees things in a different way. So that is what is being said. So Protagoras clearly understood this और did not flinch from the conclusion. तो उसने यही सिखाया कि सभी ओपिनियंस ट्रू है, कोई भी एरर इम्पॉसिबल नहीं है। जो हर कोई किसी ना किसी चीज़ के बारे में सोचता है वो सब ट्रू है, क्योंकि वो उसके हिसाब से अपनी सब्जेक्टिविटी के बारे में सोच रहा है। तो हर चीज़ पॉसिबल है रियलिटी में। इस वजह से जो है वो हर किसी भी चीज़ का ट्रूथ और फॉल्सहुड से हम मीनिंग हटा रहे कि कोई भी चीज़ ट्रू या फॉल्स है ही नहीं। हर चीज़ अपने लिए एक पर्सन के हिसाब से ट्रू है। Now, Protagoras seems to have been led to these doctrines partly by observing the different accounts of the same object with the sense organs yield to different people and even to the same person at different times. तो कहीं ना कहीं प्रोटागोरस इसलिए इस कंक्लूजन पे पहुंचा क्योंकि उसने ये नोटिस किया कि कैसे एक ही चीज़ के इंसान अलग अलग अकाउंट देते हैं। जैसे अगर आपको याद हो तो वी हैव रेड अबाउट द सप्तभंगी न्याय और द द 7 मेबीज़ और द स्यादवाद इन जैनिज़्म, जहाँ पर एक एलिफेंट की स्टोरी हमें बताई जाती है कि 4 पर्सन्स आर ब्लाइंड फोल्डेड एंड दे आर टोल्ड टू टच द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिफेंट। जो एक पैर को टच कर रहा है उसे लग रहा है कि इट्स द लेग। सो हम कह सकते हैं कि इट्स द सिमिलर अकाउंट्स, कि कैसे हर इंसान का एक सेंस एक्सपीरियंस अलग होता है, और इस वजह से एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट अकाउंट्स ऑफ द सेम सिचुएशन।
ही वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द टीचिंग ऑफ हेरेक्लाइटिस. हेरेक्लाइटिस हैड टॉट ऑल परमानेंस इज इल्यूजन. तो कहीं ना कहीं हेरेक्लाइटिस ने भी सिखाया कि फ्लक्स होते रहता है, चेंज होते रहता है, और जो परमानेंट है, परमानेंसी एक इल्यूजन है. देयर इज़ नथिंग परमानेंट, एवरीथिंग इज मोमेंटरी, एवरीथिंग कीप्स चेंजिंग, और कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं है. वॉट इज़ एट दिस मोमेंट, एट द नेक्स्ट मोमेंट इट इज़ नॉट. तो कहीं ना कहीं हमने प्रोटोगोरस के बारे में ये समझ लिया कि उसकी टीचिंग जो थी वो मेनली फोकस इस बात पे थी कि ट्रूथ इज सब्जेक्टिव इन नेचर, और हर किसी का ट्रूथ एक ट्रूथ होता है. सो देर इज़ नथिंग रॉन्ग, देर इज़ नथिंग, नो मिस्टेक, एनीथिंग फॉर दैट मैटर. अब जो प्रोटोगोरियन फिलोसफी अमाउंट्स टू अ डिक्लेरेशन दैट नॉलेज इम्पॉसिबल. तो प्रोटोगोरियन फिलोसफी से हम कहीं ना कहीं ये टेक आउट निकाल सकते हैं कि नॉलेज इम्पॉसिबल है. हम किसी भी तरीके से किसी भी एक टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं निकाल सकते, बिकॉज नॉलेज क्या है, हम एक कह सकते हैं एक सेट ऑफ पर्टिकुलर फैक्ट्स अबाउट दैट थिंग. बट अगर कोई ऑब्जेक्टिविटी ही नहीं बचती है तो फिर वो नॉलेज बचेगा ही नहीं. इट्स नॉट पॉसिबल फॉर नॉलेज टू बी देयर. The impossibility of knowledge is also the standpoint of Gorgias. तो Gorgias जो एक और सोफिस्ट है, उसका भी यही कहना है कि नॉलेज जो है वो impossible है. Title of his book is Characteristic of the Sophistical Love of Paradox. It was called On Nature or the Non-Existent. तो जो हम गॉर्जियस का देखते हैं, गॉर्जियस की भी जो फिलोसफी है वो इन्हीं लाइंस के ऊपर बेस्ड है कि नॉलेज इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ट्रूथ पॉसिबल नहीं है, और ऑब्जेक्टिव ट्रूथ पॉसिबल नहीं है तो किसी चीज़ का नॉलेज फिर पॉसिबल नहीं है. So one, that nothing exists, and second, if anything exists, it cannot be known. Third, if it can be known, that knowledge of it cannot be communicated. तो पहली बार कि मतलब 3 प्रपोजिशंस गॉर्जियस प्रूव करने की कोशिश करता है. सो वी डोंट रियली नीड टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट. पर हाँ, अब जैसे पहला प्रोपोजिशन गॉर्जियस लेता है नथिंग एग्जिस्ट. तो गॉर्जियस देन अटैचेस हिमसेल्फ द स्कूल ऑफ एलियाटिक, स्पेशली टू जीनो. तो जीनो ने जैसे सिखाया था मल्टीप्लिसिटी एंड मोशन के बारे में, तो मतलब कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है. तो इसी तरीके से गॉर्जियस ने 3 प्रोपोजिशंस को प्रूव करा था कि नथिंग एग्जिस्ट देयर, इफ़ एनीथिंग एग्जिस्ट इट कैन नॉट बी नोन. तो पहली बात तो कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है. दूसरा, अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती भी है तो हम उसे नहीं जान सकते, बिकॉज नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट पॉसिबल. ऑब्जेक्टिव नॉलेज पॉसिबल नहीं है, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ पॉसिबल नहीं है. एंड थर्ड, अगर इवन इफ़ वी कम टू नो अबाउट इट वी कैन नॉट कम्युनिकेट दैट नॉलेज. मतलब अगर मान लीजिए कि मेरे सामने देयर इज़ अ टेबल केप्ट. Okay, now that table, first of all, it doesn't exist. मान लेते हैं it does exist, so then there is no knowledge of it, it cannot be known. But मान लीजिए कि now I knew it, मुझे पता चल गया कि the table is existing, but then I cannot communicate that sensation of sight. कि मैं जो साइट से उस टेबल को देख रही हूँ, मैं उस सेंसेशन को, वो नॉलेज को कम्युनिकेट नहीं कर सकती हूँ, शेयर नहीं कर सकती हूँ कि दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग. सो now here he is trying to prove the 3 propositions which you can very well read on your own. मैं आपके लिए I'll just give you the screen for it. But as such, when we talk about sophist, it's not really important क्योंकि हम लोग sophist का यहाँ पर एक wide view पढ़ रहे हैं. So not really necessary to go into the individual philosopher as such. So but ये है कि प्रोटोगोरस की जो पोजीशन है वो मेनली ज़्यादातर सोफिस्ट की पोजीशन रही है. एंड now if there is in this way no such thing is objective right, it follows that the laws of the state can be founded upon nothing except force, custom and convention. We often speak of just laws and good laws, but to speak in that way involves the existence of an objective standard of goodness and justice with which we can compare the law and see whether it agrees with that standard or not. To the sophists who denied any such standard, it was mere nonsense to speak of just and good laws. तो सोफिस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी लॉ जस्ट नहीं होता, गुड नहीं होता, मतलब उनके बारे में बात करना बेकार है. हम बोल रहे हैं कि ये लॉ जस्ट है कि you cannot steal and this is a good law. So according to the sophists nothing is like good law or a bad law. वो individual to individual depend करता है. अब आप एक चोर मान लीजिए जो कि गरीब है, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसको कोई काम नहीं मिल रहा है, बहुत ढूंढने के बाद कुछ नहीं मिल रहा है, तो अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए अगर वो मान लीजिए सिर्फ खाना चुरा रहा है, so for that person do not steal is not a good law, वरना वो मर जाएगा. So this is just an off the top of my head example, a very rough example of what I'm trying to convey. Okay. So no law is in itself good or just because there is no thing as goodness or justice. कोई goodness या कोई justice जैसी कोई चीज़ ही नहीं है. Everything depends from individual to individual. So और अगर वो goodness और justice की बात भी करते थे ना, तो वो किस सेंस में करते थे कि okay goodness और justice is something जो majority जिसके साथ agree कर रही है. So ऐसा कुछ नहीं है कि कोई law has to be followed because it is good or because it is justified.
बट अगर वो फॉलो हो रहा है तो सिर्फ इस वजह से बिकॉज द मेजॉरिटी ऑफ देम आर बिलीविंग और अग्रीइंग टू इट, सिर्फ वो ही रीज़न होना चाहिए एक लॉ को इंस्टिल करने का. Polus and Thrasymachus consequently drew the conclusion that the laws of the state were inventions of the weak, who were cunning enough by means of stratagem to control the strong and rob them of the natural fruits of their strength. The law of force is the only law which nature recognizes. If a man therefore is powerful enough to defy the law with impunity, he has a perfect right to do so. The sophists were thus the first but not the last to preach the doctrine that might is right. तो किस पर ध्यान दे रहे थे जो सोफिस्ट थे, वो किस पे ध्यान दे रहे थे? पावर पे, फोर्स पे, कि इफ़ यू हैव द पावर, इफ़ यू हैव द फोर्स, इफ़ यू हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस द अदर पर्सन, यू कैन वेरी वेल डू सो. तो माइट इज़ राइट. सो सोफिस्ट एक नया ही ट्रेडिशन फिलोसफी में लेकर आए, जो आप डिफरेंस देख सकते हैं. इफ़ यू कंपेयर इट विद द ट्रेडिशंस ऑफ थेलीज, एनाक्सिमेंडर, हेराक्लाइटस, अगर आप पहले स्कूल एलियाटिक्स, पार्मेनाइड्स, जीनो एंड जेनोफेन्स, डेमोक्राइटस, आप इनके ट्रेडिशन से कंपेयर करेंगे विद द ट्रेडिशन ऑफ सोफिस्ट, तो आप देखेंगे कि बहुत डिफरेंट, बहुत ही नया सा ट्रेंड स्टार्ट हो गया. Critias explained popular belief in the gods as the invention of some crafty statesmen for controlling the mob through fear. तो जैसे क्रिटियस का कहना था कि ये भगवान कुछ नहीं होते, भगवान सिर्फ कुछ लोगों ने बनाए हैं ताकि उनमें डर बैठा सके और अपने मन की वो कर सके. So now it is obvious that the whole tendency of this sophistical teaching is destructive and antisocial. It is destructive of religion, morality, foundation of the state, established institutions. So clear है कि सोफिस्ट की जितनी भी टीचिंग थी एक तरीके से एक कम्युनिटी गाइडलाइन की डिस्ट्रक्टिव थी वो. बिकॉज कोई चीज़ गुड नहीं है, कोई चीज़ जस्ट नहीं है, आप कोई भी चीज़ को मॉरल नहीं बोल सकते. नथिंग इज़ मॉरल इमॉरल, एवरीथिंग इज़ राइट अकॉर्डिंग टू द पर्सन. हर पर्सन के अकॉर्डिंग वो चीज़ उसके लिए सही है. So now we can see that the doctrines of the sophists were in fact simply the crystallization into abstract of the practical tendencies. तो वही चीज़ कि उस समय जैसा कस्टम था, लोगों की लाइफस्टाइल थी कि कैसे रिलीजन का डिके होता जा रहा था, लोगों में सेल्फिशनेस, सेल्फ इंडिविजुअल वर्थ, वो सब बढ़ते जा रहा था. तो उसी का हम कह सकते हैं कि इन थ्योरी सिखाने का काम जो था वो सोफिस्ट कर रहे थे. So it was in fact an age of offclaring, which is a word which means enlightenment और illumination. तो इस एरा को आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट ऑफ क्लैरंग करके इस एरा को बोला जाता था. एंड दिस मीन्स एनलाइटनमेंट या इल्यूमिनेशन. सो सच पीरियड्स ऑफ इल्यूमिनेशन इट सीम्स रिकर पीरियोडिकली इन द हिस्ट्री ऑफ थॉट एंड द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन. This is the first but not the last such period with which the history of philosophy deals. This is the Greek illumination. तो ऐसे ही periods आते रहेंगे. ये Greek enlightenment, Greek illumination का period था. कौन सा period? Sophist का जो period था. इसके कुछ certain characteristics होते हैं. पहला, दे फॉलो अपॉन एन एरा ऑफ कंस्ट्रक्टिव थॉट. इन द प्रेजेंट इंस्टेंस द ग्रीक इल्यूमिनेशन फॉलोड क्लोजली अपॉन द हील्स ऑफ ग्रेट डेवलपमेंट. तो सबसे पहला मतलब आप इस कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे इस एरा के, जो कि आपको अलग जगहों पर भी, हम आगे इसकी एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस एरा के एग्जाम्पल्स हैं. तो इसके कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है. पहला कि इट विल बी फॉलोड बाय एन एरा ऑफ ग्रेट इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी. आप देख सकते हैं कि इसके जस्ट पहले, सोफिस्ट के जस्ट पहले का जो एरा था, फ्रॉम थेलीज टू एनाक्सागोरस, was an era of great intellectual capacity, intellectual development, constructive thought, wherein new things, new concepts were constructed, जिससे यूनिवर्स और नेचर को एक्सप्लेन किया जा सके. तो एक इल्यूमिनेशन का ये जो पीरियड है जिसको हम ऑफ क्लैरेंट बोल रहे हैं, इसके पहले इसमें जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको बाकी जगह देखने को मिलेगा, वो उनमें से एक है कि ये फॉलो करता है एक ग्रेट कंस्ट्रक्टिव थॉट के पीरियड को. Okay, now in such a constructive period, the great thinkers bring to birth new principles which in the course of time filter down to the masses of the people and cause popular, if shallow, science and widespread culture. So now popular education becomes a feature of the time. New ideas fermenting among the people break up old prejudices, established ideas, and hence the popular thought in a period of enlightenment issues in denial, skepticism and disbelief. It is merely negative in its activities and results. तो अब जो ये enlightenment illumination का period होता है, ये negative होता है, ये destructive होता है, क्योंकि ये existing customs, prejudices, thoughts को destroy करता है, अपने ऊपर से नए thoughts and नए customs को बनाता है. अथॉरिटी, ट्रेडिशन, कस्टम सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, क्योंकि अथॉरिटी, ट्रेडिशन जो है वो सोशल स्ट्रक्चर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. ना फॉर अ सोशल स्ट्रक्चर देयर नीड्स टू बी काइंड ऑफ अथॉरिटी. तो इसलिए एक तरीके से सोशल स्ट्रक्चर का डिसोल्यूशन हो जाता है इनटू इंडिविजुअल्स. तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल के ऊपर पावर, अथॉरिटी एंड वैल्यू ज़्यादा आ जाती है एज़ कम्पेयर टू द अथॉरिटी.
ठीक है, सोशल अथॉरिटी, एक ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग अथॉरिटी से ज़्यादा वो ब्रेक डाउन हो जाता है टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअलिज्म इसमें डोमिनेट करने लगता है, एक्सट्रीम सब्जेक्टिविटी आ जाती है। जो चीज़ हम, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं इसमें कि ऑलरेडी इसके पहले थेलीस एंड एनाक्सागोरस का जो एंशियंट फर्स्ट पीरियड ऑफ ग्रीक फिलोसफी का जो था टाइम, एलियाटिक्स का भी जो स्कूल था, इट वाज अ पीरियड ऑफ ग्रेट कंस्ट्रक्टिव थॉट, वो हम यहाँ पे देख चुके हैं। सेकेंडली, जो इसके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि इस पीरियड में, इल्यूमिनेशन के पीरियड में, आपको डिस्ट्रक्टिव थॉट देखने को मिलता है, कस्टम्स, अथॉरिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, इंडिविजुअलिज्म डोमिनेट हो जाता है। So that all we have seen in this sophist period. All these features make their appearance in the Greek of Clarung. The sophistical doctrine of the truth is what I think, the good what I choose to do is the extreme application of the subjective and egocentric principles. The early 18th century in England and France was likewise a period of enlightenment, and the era from which we are now perhaps just emerging bears many of the characteristics of Aufklärung. Skeptical and destructive. All established institutions, marriage and family, state law come for destructive criticism. तो जो early 18th century था, that is from 1700s to 1750 का around, not even 1750s but 1730s का जो era था, was the era of Aufklärung in England and in France. Lastly, the age has produced its own Protagorean philosophy, which is called pragmatism और practicality, जिसको हम बोल सकते हैं, एक तरीके से कंपेयर कर सकते हैं. So if pragmatism is not egocentric, it is at least anthropocentric. अब देखिए, बात हम जब करें egocentric, that is on a single individual. Truth is no longer thought of as an objective reality to which mankind ये, तो anthropocentric क्या होता है, हम आगे समझते हैं. So truth को अब हम एक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ की तरह व्यू नहीं करते, लेकिन सब्जेक्टिविटी के साथ एसोसिएट कर देते हैं कि ट्रूथ इज़ वॉट एवरी पर्सन बिलीव्स इन, दैट इज़ वॉट इज़ ट्रूथ. वट एवर इट इज़ यूजफुल टू बिलीव, वट एवर बिलीव वर्क्स इन प्रैक्टिस इज डिक्लेयर्ड टू बी ट्रू. बट सिंस वॉट वर्क्स इन वन एज and country does not work in another, since what it is useful to believe today will be useless tomorrow, it follows that there is no objective truth independent of mankind at all. तो यही बात निकल के आती है कि आप आज जिस चीज़ में बिलीव कर रहे हो, वो आप आज से 10 साल 15 साल बाद नहीं बिलीव कर पाओगे. सो देन कोई ऑब्जेक्टिव ट्रूथ बचता ही नहीं है. In either case, it is not the universal in man, his reason, which is made the basis of truth and morals, but the subjective individual particular element. तो हम ट्रूथ का बेसिस उस रीज़न को, जो कि यूनिवर्सल है, जो हर एक ह्यूमन में रीज़न है, उसको ना बना के, मतलब वो रीज़न कॉमन रहेगा. व्हेन वी से दैट रीज़न इज़ यूनिवर्सल का मतलब ये है कि वो रीज़न से अगर आप किसी भी चीज़ को अप्रोच करोगे, सो इट विल हैव द सेम सोल्यूशन, द सेम आंसर, द सेम एवरीथिंग. तो रीज़न इज़ यूनिवर्सल इन द सेंस कि उसके आंसर्स आपको सेम निकल के आएंगे, या उसका व्यू पॉइंट आपको सेम रहेगा. तो ट्रूथ जो है वो यूनिवर्सल या रीजनेबल ना होके सब्जेक्टिव बन जाता है, पर्टिकुलर एलिमेंट इंडिविजुअल फोकस्ड बन जाता है. We must not forget the many merits of the sophists. Individually, they were often estimable men. Nothing is known against the character of Protagoras, and Prodicus was proverbial for his wisdom and the genuine probity and uprightness of his principles. Moreover, the sophists contributed much to the advance of learning. तो कहीं ना कहीं सोफिस्ट्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट था अपनी मतलब एज इन अ सोसाइटी स्टडीज़ को एडवांस करने में, बिकॉज ऑफ दी सोफिस्ट दैट एजुकेशन वॉज वेरी वेरी वाइड स्प्रेड. अगर सोफिस्ट वॉन्डर नहीं कर रहे होते, वो अगर मान लीजिए एक एथेंस में या इलिया में ही, वो आयोनिया में या कोई भी एक जगह पर अगर वो रह जाते, सो एजुकेशन कुड नेवर हैव बिन दिस वाइड स्प्रेड इन ग्रीस. सो दे हैड देयर pros, they had their cons of their times. They were the first to direct attention towards words, sentences, style, prosody, rhythm. They were the founders of the science of rhetoric. They spread education and culture far and wide in Greece. They gave a great impulse to the study of ethical ideas, which made possible the teaching of Socrates, and they stirred up a ferment of ideas without which the great period of Plato and Aristotle could not have seen the light. तो हम कह सकते हैं कि इट वॉज द सोफिस्ट जो एक तरीके से प्लेटो और सोक्रेटिस के लिए बेस छोड़ के गए थे. देखिए, सोक्रेटिस और प्लेटो की स्टडीज़ इतनी वाइड स्प्रेड सिर्फ इसीलिए हो पाई क्योंकि सोफिस्ट ने एजुकेशन को और कल्चर को इतना वाइड स्प्रेड किया. They wandered around Greece. They taught people, though they charged money for it. That is a different matter. But it was because of the sophist की Socrates and Plato की जो theory है, जो philosophy है, could be widespread reach to people.
क्योंकि कहीं ना कहीं एजुकेशन में एक नया फोरम मिला लोगों को. But from the philosophical point of view, their merit is for the first time to have brought into general recognition the right of the subject. For there is, after all, much reason in these attacks made by sophists upon authority, established things, tradition, custom, dogma. तो हम देख रहे हैं, हमने बहुत सारे कॉन्स भी डिस्कस किए कि ऑब्जेक्टिविटी ऑफ ट्रूथ चली जाती है, कस्टम, अथॉरिटी, ट्रेडिशन सब चीज़ हट जाता है. बट दूसरी तरफ ये भी है कि राइट ऑफ सब्जेक्ट हमें देखने को मिलता है. जो आय है, हमारे पास राइट है, हमारे पास अपना खुद की चॉइस, हमारी खुद की चूज़ करने की कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है. ओके एंड कहीं ना कहीं सोफिस्ट का ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट भी था क्योंकि इसने वो प्रेजुडिशियल स्टीरियोटिपिकल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को फाइट करने में उस समय बहुत हेल्प किया था, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग थे इन ग्रीस. द ग्रीक गॉड्स, द ग्रीक रिलीजन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग. तो उसके अगेंस्ट टू फ्री पीपल फ्रॉम दैट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट द सोफिस्ट हैड डन. So man as a rational being ought not to be tyrannized over by authority, dogma, tradition. He cannot be subjected thus violently to the imposition of beliefs from an external source. So you shall think this, or you shall, I am as a rational being right to use my own reason, be the judge for myself. In doing so, he is not imposing his opinions externally upon me. He is inducing his opinions from the internal sources of my own thought. He is showing me that his opinions are in reality my own opinions if I only knew it. But the mistake of the sophists was that in thus recognizing the right of the subject, they wholly ignored and forgot the right of the object. तो हमने प्रोज भी डिस्कस किए, हमने कॉन्स भी डिस्कस किए, और एक कॉन ये भी है कि हम राइट ऑफ दी सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं राइट ऑफ दी ऑब्जेक्ट को कम्प्लीटली भूल रहे हैं. कि मैं सिर्फ मेरे बारे में सोचने के चक्कर में मैं दूसरे ह्यूमन के बारे में सोचना बंद कर रही हूँ. For the truth has objective existence, whether I think it or not. Their mistake was that though they rightly saw that for truth and morality to be valid for me, they must be assented to by and developed out of me myself, not imposed from the outset, yet they lay the emphasis on my merely accidental and particular characteristics. तो एक गलती क्या थी कि सोफिस्ट ने इस बात पे तो एम्फेसाइज किया कि जो मोरालिटी है, जो ट्रूथ है, वो मेरे अंदर से निकल कर आना चाहिए. दैट इज़ वॉट आई शुड फॉलो. That was the good thing that they did, but they emphasized on mere impulses, mere feelings, mere emotions. कि बस आपको मन हुआ कि आइसक्रीम खाना है, पैसे नहीं है तो जाके आपने आइसक्रीम खा ली. So एक mere emotion, mere impulse के ऊपर आपने अपना right देखते हुए you forgot the right of the object, you forgot the right of the other person. So good examples of the right and wrong principles of sophists are to be found in modern Protestantism and modern democracy. Protestantism, it is often said, is founded upon the right of private judgment, and this is simply the right of the subject, the right of the individual to exercise its own reason. तो कहना कि Protestantism, जो modern Protestantism है, कि जो एक church Christianity है, so that is one, the Christianity, and then Protestantism is the modern form of it. तो वो कहीं ना कहीं rights of the subject, rights of the individual, rights of me के ऊपर focused हैं. मॉडर्न डेमोक्रेसी राइट्स ऑफ मी के ऊपर फोकस है कि आई नीड टू हैव अ सेम डिसीजन मेकिंग, आई नीड टू वोट फॉर माई ओन चॉइस, आई हैव द पावर टू मेक एनी डिसीजन दैट आई वॉन्ट. So again, democracy is simply political Protestantism. Democratic ideas are the direct offspring of the Protestant Reformation. Democratic principle is that no rational being can be asked to obey law to which his own reason has not assented. So the law must be founded upon reason, upon the universal in man. So that is what what we have discussed. And it is a great mistake to suppose that the doctrines of the sophists are merely antiquated ideas, dead and fossilized thoughts. On the contrary, modern popular thoughts positively reeks with the ideas and tendencies of the sophist. It is often said that a man ought to have strong convictions, and some people, though it's not that sophist ने जो भी हमें दिया वो सब past में हो चुका है. आज भी मॉडर्न वर्ल्ड में पॉजिटिव थॉट में सोफिस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इन्फेसाइज किया जाता है इंडिविजुअलिटी पे, टू फॉलो योर ओन चॉइस, टू फॉलो योर ओन ड्रीम, उसके ऊपर काफ़ी इन्फेसाइज किया जाता है. वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी मॉडर्न लाइफ का. हमें सिखाया जाता है कि हमें सिर्फ वो नहीं ब्लाइंड फोल्डेडली उसे फॉलो नहीं करना है जो हमें बताया गया है, जो सिर्फ हमें वी हैव बीन गिवन एंड टोल्ड समथिंग टू डू एंड वी आर फॉलोइंग इट. नो, हम हमारी मर्ज़ी के बिना, हमारी चॉइस के बिना कुछ भी नहीं करेंगे. Another common saying is that everyone has a right to his own opinions. This is quite true, and it merely expresses the right of the subject to use his own, but it is sometimes interpreted in a different way. If a man holds a totally irrational opinion, तो एक और common saying है कि हर किसी के पास right है अपने खुद की opinions होने का. ये सही चीज़ है.
हमारे पास अपने ओपिनियन होने चाहिए, लेकिन कई बार इसको कैसे मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है, कई बार इसको कैसे अलग गलत तरीके से यूज़ किया जाता है कि अगर एक मैन के पास एक बहुत ही इरेशनल सा, स्टूपिड सा, कुछ भी बकवास सा भी थॉट है, तो फिर उसको भी अकॉर्डिंग टू द सोफिस्ट सही माना गया कि इट इज़ योर थॉट, दैट मीन्स इट इज़ ट्रू. So that is one shortcoming, one flaw in the sophist thinking. तो we can very well list down these pros and cons जो अभी तक हमने पढ़े, कि just because it is right to have your own opinion doesn't mean कि you can have any such opinions with you. So no man has a right to wrong opinions, that is wrong. आप अपने उस तरीके से आप nobody, ऐसा नहीं हो सकता कि एक मैन के पास ओपिनियन है तो जाके वो 2 बॉम्ब लगा कर आ जाए. दैट इज़ अ रॉन्ग ओपिनियन. There cannot be any right and wrong opinions. You have no right to an opinion unless it is found which is universal in man, his reason. तो आपके opinions आपके reason से found होने चाहिए. So it's a very simple तरीके से they have explained everything. The tendencies of the more shallow type of modern nationalism exhibit a similar sophisticated thought. It is pointed out that moral ideas vary very much in different countries and age. That in Japan, तो हमने आप यहाँ पे cultural relativism के references देख रहे हैं कि बहुत ही similarity हमें कैसे देखने को मिलती है कि हर age के, हर country के, हर region के अपने खुद के अलग moral codes होते हैं. Japan की morality is very different to the Chinese morality. So these differ to the circumstances, to the different situations, and that is why. So now if we are saying that morality differs from region to region, इसका मतलब ये नहीं है कि if the Chinese are just killing their people, अगर वो सिर्फ मान लीजिए गर्ल्स को सिर्फ मार रहे हैं, so that is also absolutely right. तो एक यूनिवर्सैलिटी होनी चाहिए, रैशनैलिटी होनी चाहिए, साथ ही साथ इंडिविजुअलिज्म भी होना चाहिए. So there needs to be a mix ratio, एक प्रॉपर रेशियो होना चाहिए इनका. तो पीपल के ओपिनियन डिफ़र करते हैं, हमें अलग अलग लोगों के ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करना है, बट नॉट इन अ वे कि उनके ओपिनियंस बिल्कुल ही इरेशनल है. ओके, so that is what is being talked about, and he has given some examples here which you can very well read, but I think for the course of it you don't need that much. I think this much is enough. I'll quickly show you. You can pause and read if you wish to. And with this, our sophist is over. Thank you very much.